हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्याम था और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंडस एजुकेशन एकेडमी। जैसे कि लेक्चर 1 के अंदर हमने बीकॉम ऑनर्स कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का चैप्टर 1 करा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो सबसे पहले जो आपका इस चैप्टर की स्टार्टिंग है वो बेसिकली कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस है। रेसिडेंशियल स्टेटस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कंपनी की टैक्स लायबिलिटी। जो कंपनी रेसिडेंट है या नहीं ये कैसे मालूम पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, इसीलिए हम वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में रखेंगे। मेन मेन कॉन्सेप्ट हम सारे कवर कर लेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो रेसिडेंशियल कंपनी रेसिडेंट है या नहीं ये कैसे मालूम पड़ता है? पहली बात, वो कंपनी या तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी कैसे होगी कि वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई होनी चाहिए, 1956 हो या फिर 2013 हो या उससे पहले का कोई सा भी एक्ट हो। या फिर उसका पोयम, पोयम क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां से सारा की मैनेजरियल डिसीजन लिया जाता है वो होता है पोयम। अगर उसका की पोयम इंडिया के अंदर है तो भी वो रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। सपोज अगर एग्जांपल के लिए अगर पेप्सी कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन अगर इसका पोयम जो है वो अगर इंडिया के अंदर है, उस केस के अंदर पेप्सी की कंपनी है वो भी रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। दूसरा क्या आता है, अगर इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी वो फॉलो नहीं करता तो उस केस में वो अदर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अब बात करेंगे आगे टैक्स इंसिडेंस, किस तरीके से रेसिडेंट होने या ना होने से टैक्स का इंसिडेंस किस तरीके से होता है। तो टैक्स इंसिडेंस बेसिकली डिपेंड करता है कि इनकम कहाँ पे रिसीव हुई है और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि इनकम कहाँ पे अक्रू हुई थी। दो कॉन्सेप्ट है, इनकम रिसीव कहाँ हुई है और इनकम अक्रू कहाँ हुई है। एक चीज आप पहले ही नोट कर लेंगे, अगर इनकम रिसीव की बात कर रहा हूं मैं तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड की कैटेगरी उसमें साथ में आप शामिल रखेंगे, और एक्रू के केस में भी डीम्ड टू बी एक्रू उसी के अंदर आता रहेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, मैं चार्ट पहले ही बना के आ चुका हूँ जिससे कि हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया की अगर बात करें हम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हुई है, पहला केस अगर रिसीव हुई है, और दूसरा क्या हो सकता है, नहीं रिसीव हुई है। अगर रिसीव हुई है तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वो इंडिया के अंदर ही अप्रूव हुई थी? इंडिया के अंदर अप्रूव होने का मतलब है क्या है कि अगर मैंने इंडिया के अंदर कोई लैंड बेचा तो उसका मेन सोर्स क्या था, लैंड बेचना। वो भी कहाँ पे बेचा था मैंने? लैंड इंडिया के अंदर बेचा था, तो उसका जो सोर्स अप्रूव हुआ है वो भी इंडिया के अंदर हुआ है, और जो पेमेंट रिसीव हुई है वो भी मेरे को इंडिया में ही हुई है। तब तो उस केस में वो 100% इंडियन कंपनी कहलाएगी। दूसरा केस क्या होगा, पेमेंट तो इंडिया में रिसीव हुई है लेकिन वो अक्रू इनकम इंडिया में नहीं हुई थी। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई फॉरेन में कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, उसका रिटर्न आपको आया, डिविडेंड रिसीव हुआ, वो क्या था, आपको इंडिया के अंदर रिसीव हुआ है। अक्रू इंडिया में नहीं हुआ था लेकिन रिसीव इंडिया के अंदर हुआ है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तब भी ये इंडियन इनकम कहलाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की कि इंडिया में इनकम रिसीव नहीं हुई। इंडिया में रिसीव नहीं हुई लेकिन अगर अप्रूव इंडिया के अंदर हुई थी तब भी वो इंडियन इनकम बनेगी। और लेकिन अगर इंडिया में ना ही रिसीव हुई ना ही अप्रूव हुई, उस केस के अंदर आपको फर्क पड़ता है। किसके में फर्क पड़ता है? अगर एक रेसिडेंट है यानी जो इंडिया के अंदर ही रहता है, तो उसकी कोई सी भी इनकम है वो इंडिया के अंदर ऑलवेज टैक्सेबल होगी, चाहे वो इंडिया से आई हो या ना आई हो, इंडिया में रिसीव हुई हो या फिर ना रिसीव हुई हो। लेकिन अगर एक नॉन रेसिडेंट है यानी कि जो इंडिया के अंदर लगातार नहीं रहता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर इनकम इंडिया में ही कमाई थी और इंडिया में ही अक्रू हुई थी वो इनकम, तो वो टैक्सेबल होगी। दूसरा केस, अगर इंडिया में रिसीव्ड हुई है लेकिन इंडिया में अक्रू नहीं हुई तब भी टैक्सेबल होगी, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा तब भी टैक्सेबल होगी। इंडिया में रिसीव नहीं हुई लेकिन इंडिया में अक्रू हुई है तब भी टैक्सेबल होगी। लेकिन लास्ट केस जो है यहाँ पे, जब वो इंडियन रेसिडेंट है ही नहीं, उसने बाहर ही कमाया और वो इनकम भी बाहर ही रिसीव हुई, उस केस में वो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। टैक्स टैक्स इंसिडेंस आपको मालूम पड़ गया होगा, आगे चलते हैं जल्दी से। आपके लिए हमने पहले से ही नोट्स तैयार कर लिया है। जो ये नोट्स, सबसे पहले अगर हम वापस उसी चीज को देखें तो एक कंपनी रेसिडेंट कब होगी, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। रेसिडेंट कब होगी, या तो वो इंडियन कंपनी हो या वो उसका जो बिजनेस अफेयर्स है जो कि हमने बात करा पोयम, वो इंडिया से मैनेज होता हो। या फिर दूसरा केस क्या, या तो वो पार्टली और होली मैनेज आउटसाइड इंडिया, जो कि पूरी तरीके से वो आउटसाइड इंडिया मैनेज होता हो। तो ये केस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे जल्दी से हम। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर आता है
यदि आपने सेकेंड ईयर के अंदर टैक्स के अंदर पढ़ा होगा कि पीजीपीपी वाला चैप्टर, तो पीजीपीपी जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो इनकम का एक मेजर हेड है, उस हेड के अंदर क्या करा था, वही हेड हमारा यहाँ पे रिवाइज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो उस केस के अंदर मेन हमारा बिजनेस ही कवर होता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर, हम कॉन्सेप्ट की बात तो नहीं करेंगे, एक बार हम टैक्स रेट ध्यान रख लेते हैं। टैक्स गलत बोल दिया मैंने, डेप्रिसिएशन के रेट्स ध्यान रख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का रेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। ध्यान रटना नहीं है, एक तरीके से समझेंगे जिसके कारण आपको ये सारे डेप्रिसिएशन के रेट भी याद हो जाएंगे। क्या होगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो हमारा लगता है सेक्शन 32 के अंदर लगता है। जो पीजीपीपी हमारा स्टार्ट होता है, एक बार बता दूं आपको, ये पीजीपीपी आपका चलता है सेक्शन 29 से सेक्शन 28 टू सेक्शन आई थिंक 44 तक चलता है, सेक्शन 44 तक चलता है। ठीक, हमारा सबसे पहला जो आता है डेप्रिसिएशन 28 चार्जिंग सेक्शन होता है। 29 के अंदर हम बात करते हैं कि हाउ टू कंप्यूट पीजीपीपी इनकम, एंड 31 के अंदर हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस जो हमारी बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, उन सब के ऊपर हमें क्या क्या एक्सपेंस अलाउड है या नहीं है, वो सारी चीजें हम बात करते हैं, वो आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ ही लिया होगा। बात करते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन के रेट्स की। डेप्रिसिएशन का रेट ध्यान रखना है आपको, अभी अपडेट वाला डेप्रिसिएशन का रेट ध्यान रखना है, काफी ज्यादा चेंज हुआ है डेप्रिसिएशन के रेट के अंदर। सबसे पहला जो ब्लॉक बनता है, टोटल आपकी जो ब्लॉक होते हैं, एक होता है आपका बिल्डिंग का ब्लॉक होता है, एक प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक होता है, और एक आपका फर्नीचर होता है, और एक आपका इंटेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक होता है। चार ब्लॉक्स होते हैं मेजरली। ब्लॉक भी नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल मेजर हेड है। इसके अंदर जो आते हैं वो उससे ब्लॉक तैयार होता है। अगर ब्लॉक्स की हम बात करें तो तीन ब्लॉक जो बन रहे हैं आपके, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, टोटल 9 ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है कि एक ही कैटेगरी के एसेट्स जिन पे सेम रेट का डेप्रिसिएशन लगता है, उनको हम एक साथ कंप्यूट करें। सबसे पहले अगर बात करेंगे बिल्डिंग की, रटना नहीं, सबसे पहले अगर आप ध्यान से समझो तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब कौन सी बिल्डिंग, जिसको आप खुद यूज कर रहे हो। जिस बिल्डिंग को आप खुद यूज कर रहे हो, क्या आप उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखोगे? जाहिर सी बात है, हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे, और साथ ही साथ उसके अंदर जो हमारी डेप्रिसिएशन बेसिकली लगाते हैं इसलिए कि उसकी जो वैल्यू डाउन होती है, तो जब हम उसका यूज उस लेवल पे नहीं करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन भी कम ही लगे, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो इसके अंदर हमें ज्यादा डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना पड़ेगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बस रेसिडेंस से ध्यान रखोगे, रेसिडेंस खुद का सामान है तो हम बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, इसीलिए हमें उस पर डेप्रिसिएशन भी कम ही लगाना पड़ेगा। दूसरा अगर बात करें ऑफिस फैक्ट्री की, गोडाउन या होटल बोर्डिंग हाउस की, ये सारे क्या है, ये आपके बिजनेस सेक्टर के अंदर जुड़ जाते हैं, और बिजनेस सेक्टर के अंदर रहता है तो उसके अंदर आपको 10% लगाना होता है। लास्ट अगर बात करें ऐसा घर जिसको हमने सिर्फ मशीन इंस्टॉल करने के लिए लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कई कई बार होता है किसी किसी साइट पे ऐसे ऐसे घर बनाने पड़ते हैं जो कि हमारे सीमेंट रखने के लिए होता है, या कोई प्रॉपरली मशीन इंस्टॉल करने के लिए होता है, तो वो घर पे हम बेसिकली, वो घर कब तक रहेगा, जब तक कि हमें उस मशीन की जरूरत है। तो उस मशीन की जरूरत हमें जब तक रहेगी तब तक ही वो घर रहेगा। सपोज आपका 2 साल तक वो मशीन की जरूरत है, तो उस घर की भी वैल्यू कब तक रहेगी, 2 साल तक। तो इसीलिए इस पे हमें हाई डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करना पड़ता है, जो कि है 40%। ध्यान रहेगा, रेसिडेंस है तो 5%, ऑफिस फैक्ट्री है तो 10%, और बिल्डिंग और कोई मशीन इंस्टॉल करने के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई है तो उस पर लगेगा 40%। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर सारे आ जाएंगे, जो कि मोटर व्हीकल्स हो, कोई मशीन हो, सारी कैटेगरी आ जाएगी इसके अंदर। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर सबसे पहला कैसे ध्यान रखेंगे, अगर आपने कोई चीज हायर पे लिया है, हायर मतलब आप पढ़ के आ चुके होंगे हायर परचेज वाला, बिल्कुल ये वही वाला हायर परचेज है, यानी कि आपने किसी से सामान ले रखा है लेकिन उसकी पावर जो है, ऑनरशिप है, वो दूसरे के पास है। अगर ऐसा कोई प्लांट या मशीनरी है, प्लांट मशीनरी है, बस लॉरी जो भी है, अगर हायर पे है क्योंकि उसका मालिकाना हक दूसरे के पास है, तो वो हमारे पास एसेट है, इसलिए हम उस पर 30% चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज करेंगे, क्योंकि दूसरे का एसेट है और वो जल्दी ही डेप्रिसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज हायर पे नहीं है, सेम चीज हमारा है, तो हम सेम टू सेम हाफ चार्ज करेंगे। अगर आप ऊपर से इसे मैच करके देखें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में क्या करा था हमने, 5% चार्ज करा था, क्योंकि वो हमारा था और हम अपनी चीजों की केयर अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर वही हमारे बिजनेस सेक्टर में चला गया था तो उस पर लगा था 10%। नीचे भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, हमारा है तो 15%, अगर हमने किराए पे लिया हुआ है तो उस पर सीधे हम डबल चार्ज लेंगे, जैसे ऊपर डबल था वैसे यहाँ भी डबल हो जाएगा।
बात कर लेते हैं इन चीजों की। एरोप्लेन, कंप्यूटर, बुक, ये सारी चीजें क्या होती है? एरोप्लेन बेसिकली बहुत जल्दी इसके अंदर आइटम्स हमें चेंज करने पड़ते हैं, ये इस पे डेप्रिसिएशन इसीलिए हाई रेट पे लगता है। एरोप्लेन हो गया, कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर बेसिकली सॉफ्टवेयर पे रहता है आपका। धीरे धीरे देखते हो जल्दी जल्दी हमारा क्या होता रहता है, सिस्टम अपडेट होता रहता है। या फिर कोई मैगजीन्स हो गई, बुक हो गई, ये सारे ज्यादा समय तक के लिए नहीं रहते, इसलिए इस पे हमारा डेप्रिसिएशन का हाई रेट लगता है, जो कि है 40% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इस पे हमारा। लास्ट बच गया सिप। सिप ऐसा रहता है, सिप को किस तरीके से ध्यान रखेंगे, सिप पानी के अंदर चलता है तो ज्यादा खतरा नहीं रहता। एरोप्लेन हवा हवा में चलते हैं तो उस पर ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए 40%। और शिप में ज्यादा खतरा नहीं रहता तो सीधे इसका हाफ हो गया। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर पे सीधा 10% लगता है, फर्नीचर फिक्सर पूरा सब इसके अंदर कवर होता है। इंटेंजिबल एसेट्स पे बिना कुछ सोचे समझे सीधे 25% लगाना है। ध्यान रहे आपको ऊपर वाला रिवाइज हो जाएगा, एक बार वीडियो पॉज करके दिमाग में रिवाइज करना। उम्मीद है रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। माइक चेक। अब डेप्रिसिएशन तो हम लगा लेंगे, लेकिन कैटेगरी आती है कि डेप्रिसिएशन लगाते समय हमें ध्यान, जैसे हम अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम मंथ वाइज लगाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं लगता। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? अगर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, अगर जो एसेट आपने लिया है, एक्वायर करा है, वो आपने उस साल में सिर्फ 180 डेज ही यूज करा है, गलत बोल दिया, 180 डेज से कम यूज करा है, 180 डेज से कम यूज करा है तो सीधे लगेगा 50%। और अगर 180 डेज से ज्यादा यूज करा है तो सीधे लगेगा 100% लगेगा। ये चीज आप कैसे ध्यान रखेंगे? एक चीज और है इसके अंदर, वो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बता देता हूँ। एसेट एक्वायर्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर, अगर कोई एसेट सपोज आपने पिछली साल खरीदा था, लेकिन उस साल आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाए, सपोज आपने 31 मार्च को खरीदा था, 31 मार्च को परचेज करा था आपने, 31 मार्च 2020 को परचेज करा था। अब आप उस साल में क्या कर पाए थे? उस साल आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाए। अब आप इस साल में आपने जाके पुट टू यूज कब करा? पुट टू यूज एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं 31 जैन को आपने यूज करा 2021 में। अब आप कहोगे पुट टू यूज, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे अराउंड अराउंड 90 डेज बनेगा, 90 नहीं, 60 डेज बनेगा। हेलो। दरअसल कंप्यूटर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इस कारण हमें दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम पिछले पहले एग्जाम्पल पे थे, हम किस एग्जाम्पल पे थे? हमने कहा था कि अगर 50 डेज से कम आप 180 डेज से कम पुट्टी यूज कराए तो 50% लगेगा डेप्रिसिएशन, और अगर 180 डेज से ज्यादा कराए तो 100% लगेगा। ये 180 डेज आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला जो हमारा लगेगा, एक सेकंड। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल के लिए समझिए हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं एप्लीकेबल हो, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? सपोज ये आपका ईयर है, 2 ईयर ले लेते हैं। ये 1 अप्रैल 2018, थोड़ी सी में पतली वाली, 1 अप्रैल 2018, और ये यहाँ पे हमने लिया 31 मार्च 2019। यहाँ से फिर अगला साल चालू होगा, वो खत्म होगा आपका 31 मार्च 2020। जैसे कि आपने सपोज करो, आपने एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे जाके एक एसेट परचेज कर लिया। एक एसेट आपने जब परचेज करा यहाँ पे, आपने एक एसेट यहाँ जब परचेज करा, ठीक है, जब आपने एक एसेट यहाँ पे परचेज करा, सपोज आपने परचेज करा 1 जैन को, लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन लगता है वो पुट टू यूज पे लगता है। अब पुट टू यूज कब हुआ? पुट टू यूज सपोज करो आपने इस ईयर में नहीं करा, अब जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में आए तो आपने पुट टू यूज कहाँ पे आगे करा? आपने पुट टू यूज करा 31 जैन को। अगर आप यहाँ से डेट कैलकुलेट करें तो यहाँ से सिर्फ 60 डेज बनते हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन इस ईयर में तो आप वैसे भी चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपने पुट टू यूज नहीं करा। लेकिन जब आप इस ईयर में आए तो आपने पुट टू यूज सिर्फ कितना किया? आपने सिर्फ 60 डेज करा, विच इज लेस देन 180 डेज। इस केस में आप 50% चार्ज करते नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये। यहाँ पे क्यों नहीं एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगा? क्योंकि आपने जो एसेट परचेज करा था वो प्रीवियस ईयर में करा था, तो नेक्स्ट ईयर में 100% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, चाहे आपने पुट टू यूज पिछले ईयर में करा था या नहीं करा था, या इस ईयर में
आपने जो पुट टू यूज है वो आपका 180 डेज से कम है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पिछले साल कोई एसेट खरीदा था तो वो अगले साल में जाके उस पे 100% डेप्रिसिएशन लगने वाला है। बस ये कॉन्सेप्ट इतना सा ही था। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, जो डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होने वाला है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका एक्चुअल कॉस्ट पे। डेप्रिसिएशन आपका एक्चुअल कॉस्ट पे चार्ज होने वाला है। एक्चुअल कॉस्ट पे चार्ज होता है। एक्चुअल कॉस्ट के अंदर आपको क्या क्या शामिल करना है? एक्चुअल कॉस्ट के अंदर आपका आएगा जो कॉस्ट एसएससी को पड़ी है और साथ ही साथ उसको कोई सब्सिडी मिली है तो वो माइनस कर देना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगे हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंस किस तरीके से आएंगे आपके, वो यहाँ देख सकते हो आप। जितने भी एक्सपेंस आप उसको डायरेक्टली पे करने पड़े, ऑल एक्सपेंसेस जिसको उसने डायरेक्टली पे करा है। दूसरा क्या, ऐसे एक्सपेंस जो कि नेसेसरी थे एसेट को ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस लाने के लिए। इंस्टॉलेशन और फिक्स फिटिंग के जो खर्चे लगे थे। फ्यूल और पावर जो लगा था, इंश्योरेंस। ध्यान रहे ये फ्यूल और पावर कौन सा वाला है? पुट टू यूज से पहले के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे इसके अंदर आने वाले हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आपने कोई लोन पे इंटरेस्ट लोन लेकर ये मशीन परचेज करी है और उस मशीन को यूज नहीं करा है, जब तक वो मशीन यूज नहीं करी है तब तक का जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से आगे बिना टाइम वेस्ट करें। डिडक्शन अब चलते हैं। अगर और कोई अगर ऐसी मशीन है जिसपे आपने डिडक्शन क्लेम कर रखा है, पढ़ेंगे आगे डिडक्शन क्या है। 35 AD में अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर रखा है तो उसका जो कॉस्ट है वो जीरो माना जाएगा, क्योंकि 35 AD के अंदर हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगा 35 सेक्शन के अंदर। कोई इन्वेंट्री है जो कि कन्वर्ट करी है आपने, ऐसा रहता है कभी कभी आप क्या करते हैं, कोई इन्वेंट्री रहती है आपकी, पहले आपका बिजनेस कोई और था, सपोज आपके पास आप पहले गहने का बिजनेस करते थे, उस केस में आपके पास जो ज्वेलरी थी वो आपका इन्वेंट्री थी, और अब आपने उसको कन्वर्ट करके बदल लिया है, आपकी आपका बिजनेस चेंज हो गया। उस केस में जो ऐसी आपने वो आपकी ज्वेलरी कन्वर्ट करी, तब वो एसेट बन जाएगी, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेप्रिसिएशन के लिए जो फेस वैल्यू ली जाएगी वो फेयर मार्केट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होने वाला है। एक बार फिर से, अगर आपने कोई इन्वेंट्री कन्वर्ट करी है तो उस डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है। कोई बिल्डिंग आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे थे और आज की डेट में आप जाके उसको अपने बिजनेस के यूज के लिए लेकर आना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। नोशनल डेप्रिसिएशन का मतलब ऐसा डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल में तो चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसा एक डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि ऐसा डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था। सपोज मेरा कोई हाउस है जिसका जो आपका कॉस्ट पड़ेगा वो 1 लाख है। अब मैं उसको 5 साल बाद यूज में लेकर आ रहा हूँ, तो मैं 5 साल का डेप्रिसिएशन जो एक नॉर्मल जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आपकी बच जाएगी वही हमारा एसेट की वैल्यू होगी जिसपे हम एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। इतना डीप में आपका नहीं जाने वाला है, ये कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना आए। अगर प्लांट एंड मशीनरी कोई कन्वर्ट करी, ऊपर वाला बिल्डिंग था और प्लांट एंड मशीनरी कन्वर्ट करी है, तो सिर्फ हम परचेज प्राइस ओनली, कोई नोशनल डेप्रिसिएशन वाला केस नहीं आने वाला। ध्यान रहे नोशनल डेप्रिसिएशन केस सिर्फ बिल्डिंग के अंदर आता है। कोई चीज आपने रीएक्वायर करी है, रीएक्वायर का मतलब क्या कि आपने पहले किसी को बेची फिर उससे वापस ले ली, उस केस में क्या होगा, जो डब्ल्यू है आपका वो, या फिर एक्चुअल प्राइस फॉर रिक्वायरिंग विच एवर इज लोअर, और एक्चुअल प्राइस। सपोज आपने पिछली बार जब बेचा था, ये आपने बेचा था 2 लाख में, लेकिन आप उसे खरीद रहे हो वापस से 1 लाख के अंदर, तो उस केस के अंदर ये वाली वैल्यू किसी काम लायक नहीं है। कौन सी वाली वैल्यू आने वाली है? ये वाली वैल्यू काम आने वाली है, ऊपर वाली वैल्यू किसी काम लायक नहीं है। ये अगर हमारे पास टाइम रहे तो हम इसे डीप में पढ़ते कि बेसिकली लोग टैक्स को बचाने के लिए इस तरीके की फेरबदल करते हैं, जिसपे जो हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो पकड़ बनाने के लिए ऐसा बहुत सारी प्रोविजन लेकर आते हैं जिसके कारण लोग चोरी ना कर सके। आगे चलेंगे जल्दी से। ऐसा एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, ऐसा कोई भी खर्चा, ध्यान रहे ऐसा कोई भी खर्चा जो कि आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए पे करा है, जो कि बैंक के अलावा किसी भी मोड से करा है, अगर वो खर्चा 10,000 से ज्यादा है तो उसको हम कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। एक बार फिर से बताया था, अगर आपने कोई भी खर्चा बैंक, नॉर्मली आपको सारे खर्चे बैंक में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, चेक में होना चाहिए। अगर उसके अलावा किसी भी मोड में अदर देन, यानी कि आपने अगर कैश में कोई पेमेंट करी है, उस केस के अंदर आप अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 तक का ही एक्सपेंस कैश में पे कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपने पे करा तो वो एक्सपेंस शामिल नहीं होगा। शैल नॉट फॉर्म द
पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स। आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो थोड़ी सी स्पीड वीडियो की थोड़ी सी कम करके सुन लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, और वैसे भी कंप्यूटर हमारा थोड़ी देर में बंद हो गया था, इसी कारण डर है दोबारा ना हो जाए। अभी चलेंगे, जब चेक करेंगे, पढ़ेंगे किस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। आपकी बुक के अंदर भी है, जो जो इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ वो आपको आपकी एसओएल की स्टडी मटेरियल में कंप्लीट मिल जाएगा। लास्ट में हम एक बार मैं बता भी दिखा भी दूंगा आपको कि क्या क्या सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको डब्ल्यू ले लेना है हर ब्लॉक का। उसके अंदर आपको जो भी आपने नया एसेट खरीदा है वो जोड़ देना है। उसके अंदर से आपने अगर कोई एसेट बेच दिया है तो वो माइनस कर देना है। लास्ट में जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर आपको अगर ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन लगा देना है। ब्लॉक का डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था कि किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है। किस तरीके से होगा, सपोज आपका एसेट की वैल्यू जो पिछले साल की डब्ल्यू है वो है 2 लाख। इस साल आपने जो एसेट खरीदी वो खरीदी 20,000 की। अब आपकी वैल्यू कितनी होगी, 2,20,000। इसमें से आपने 1 लाख का एसेट बेच दिया तो वो माइनस कर देंगे। ध्यान रहे सीक्वेंस यही रहना चाहिए। अब बच कितना गया, 1,20,000। 1,20,000 पे से जो हमारा सबसे पहले हम माइनस करेंगे जिसपे हमारा 50% डेप्रिसिएशन लगने वाला है। ऐसे एसेट जिसमें हमें 50% लगाना है, फिर उसके बाद माइनस कर दें जिसपे हमें 100% लगाना है। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। वो हम माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू बच जाएगी वो हमारी डब्ल्यू एट द एंड हो जाएगी। समझ आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो डिले करके करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड में से हटा दूं सबको। ठीक। ऑन द क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कंप्यूट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। लेट मी चेक, तो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं। हेलो, टेस्टिंग माइक टेस्ट। ठीक। ऑन द क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कंप्यूट डेप्रिसिएशन द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर ईच वन। जाहिर सी बात है, जो डब्ल्यूडीबी हम कैलकुलेट करते हैं वो एट द एंड हर एक ब्लॉक पे कैलकुलेट होने वाला है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन करना है विच वन इज लेस देन, जैसे कि आपको बताया उस एसेट पे सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है जो कि 180 डेज से कम लगा, यानी कि 50% वाली कैटेगरी वाले एसेट हम पहले करेंगे, और उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी वाले करने वाले हैं। एक केस आता है आपका कि सीजेस टू एग्जिस्ट। जब आपका ब्लॉक क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। सीज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही, सीज का मतलब होता है जो आपका एसेट है अब वो अस्तित्व में नहीं रहा। एसेट की बात नहीं करेंगे, जो ब्लॉक है हमारा वो ब्लॉक अब अस्तित्व में नहीं रहा। क्या 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 कारण हो सकते हैं इसके, हम इनसे नहीं पढ़ने वाले हैं, आपको शॉर्ट में बताता हूं मैं। सपोज दो केस हो सकते हैं। पहला क्या, आपकी जो डब्ल्यू थी वो थी 1 लाख। ठीक, आपके ब्लॉक में थे 4 एसेट्स। कितने एसेट्स थे, दो केस लेंगे हम यहाँ पे। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिसके कारण हम यहाँ पे लिख पाए। ठीक, सपोज दो केस है हमारे पास। एक में 4 एसेट हैं, यहाँ भी 4 एसेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, जो डब्ल्यू है यहाँ पे, डब्ल्यू सपोज करो सारी चीज माइनस करने के बाद, माइनस नहीं सब, सपोज यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे भी 2 लाख। इसमें हमें क्या जोड़ना है, जो हमने परचेज करा है। परचेज कितना करा है, परचेज करा है सपोज 30,000 का। तो कितना हो गया, 2,30,000। और यहाँ पे भी कितना, सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। यहाँ भी 30,000 है तो ये हो गया 2,30,000। 2,30,000 हो गया। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे लेस करना होता है सेल प्रोसीड्स। जो भी आपको आपको सेल करके जो वैल्यू आई है वो आपको यहाँ पे माइनस करनी है। सेल करके कितनी वैल्यू आई है, पहला केस, आपने सारे एसेट नहीं, आपने जो एसेट बेचा, सपोज एक एसेट बेचा, दो एसेट बेचा, जो भी एसेट बेचा उससे पूरे ब्लॉक का पैसा रिकवर हो गया। यहाँ आपने जितना भी एसेट बेचा, इतना महंगा बिका एसेट कि उस ब्लॉक की वैल्यू सिर्फ 2,30,000 थी, लेकिन जो पैसा रिकवर हुआ एक एसेट बेच के, सोल्ड वन एसेट, सिर्फ एक एसेट बेच दिया, उस केस में आपके पास आंसर जो आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है। तो इस केस में आप डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन तब हम चार्ज करते हैं जब हमारे पास एसेट होता। अब हमारा ब्लॉक ही खत्म हो चुका है, बेशक आपके ब्लॉक में अभी भी 3 एसेट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू अब नील हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि हमारे ब्लॉक का पूरा पैसा रिकवर हो चुका है। एक तो ये केस है ब्लॉक सीज होने का। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि आपका ब्लॉक 2,30,000 था, लेकिन यहाँ पे आपने चारों एसेट सोल्ड कर दिए। चारों एसेट सोल्ड करके सपोज 2 लाख में बिकी चारों एसेट।
अभी आप कहोगे आपकी वैल्यू कितनी है 30,000, लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास अब एक भी एसेट नहीं है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओ। बेशक वैल्यू आपकी बच गई है लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एक भी एसेट नहीं है उस केस में भी आपका जो ब्लॉक है वो सीज हो जाएगा। दो केस है सीज होने के, पहला तो क्या कि यदि सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाए तब ब्लॉक हमारा सीज हो जाएगा। दूसरा कब होगा, जब हमारा सारे के सारे एसेट भी जाए बेशक पैसा रिकवर हो या नहीं। आगे चलेंगे जल्दी से। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, हम नहीं पढ़ने वाले इसे। चेंज ऑफ ऑनरशिप बिटवीन द ईयर, अगर कोई ऑनरशिप चेंज होता है, ध्यान रहे हम बहुत ही गहराई में जाके पढ़ रहे हैं इसे, इतना आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर कवर नहीं है। अगर कोई ऑनरशिप चेंज होता है, सपोज पहले एबीसी लिमिटेड का था, अब वो एसेट कंपनी चेंज हो गई या वो एसेट किसी दूसरे हाथ में चला गया, वो सी डी ई लिमिटेड के पास चला गया, तो जो एसेट का डेप्रिसिएशन लगेगा अगर हम अकाउंट में पढ़े तो मंथ अपॉन में 12 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ डेज अपॉन में 365 होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का केस आता है 32(1) में। 32 के अंदर हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, 32(1) के अंदर पढ़ेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर सब लोग एलिजिबल नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ वही वाले मैन्युफैक्चरर अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही, ऐसी एंटिटी जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है वही एलिजिबल होती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आप 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस पे मिलेगा, ध्यान रहे नई प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलेगा। अगर कोई पुरानी मशीनरी लगाई है आपने, सेकेंड हैंड लगाई है, तो उस पर नहीं मिलने वाला। और जो डेप्रिसिएशन का जो रेट हमने पहले पढ़ा था कि अगर 180 दिन से कम लगेगा तो 50%, यानी कि 10% जो लगेगा, और उससे ज्यादा है बैलेंस 10% कब लग जाएगा, नेक्स्ट ईयर में लग जाएगा। ध्यान रहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला सिर्फ आपको पहले साल में मिलेगा जब आपने एसेट एक्वायर करा होगा। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, एक्सेप्शंस की बात करें, किस किस एसेट पे ये डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला क्या होगा, अगर आपने कोई शिप और एयरक्राफ्ट है वहां नहीं लगने वाला। प्लांट एंड मशीनरी जैसे कि हमने पहले कह दिया, ऐसी कोई मशीनरी जो कि यूज हो रखी है, यूज इंडिया में हो या बाहर हो फर्क नहीं पड़ता, उसे हमें सिर्फ यूज नहीं होनी चाहिए, कहीं भी यूज नहीं होनी चाहिए। तो एक बार शिप की कैटेगरी में नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में नहीं मिलेगा। ऐसी मशीन जो कि बिजनेस प्रीमाइसिस में ऑफिस में लगा रखी है, हमने ऑफिस में कोई एसी लगा दिया तो उस केस में हमें नहीं मिलेगा, यानी वो फैक्ट्री में लगा, कोई कंप्यूटर हमारे ऑफिस में लगा है वहां नहीं मिलेगा। अगर लेकिन वही कंप्यूटर हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन का डाटा कलेक्ट करने के लिए लगा है तो उस केस में उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कोई रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो नहीं मिलेगा। और प्लांट एंड मशीनरी जो कि होली, जिसका एक्चुअल कॉस्ट हमें डिडक्शन के रूप में मिल चुका है, जाहिर सी बात है जिसका हम डिडक्शन पूरा क्लेम कर चुके हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो सिर्फ 5 केस में नहीं मिलेगा, शिप एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा जो कि इंडिया में यूज हुई है यानी सेकेंड हैंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, ऑफिस और प्रीमाइसिस पे जो भी मशीन लगी हुई है उस पे नहीं मिलने वाला है, रोड ट्रांसपोर्ट पे नहीं मिलेगा, और लास्ट जिसपे हमें पूरा का पूरा डिडक्शन मिल चुका है उसके ऊपर भी नहीं लगने वाला। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, स्पेशल रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। ध्यान रहे एडिशनल डेप्रिसिएशन का ही पढ़ रहे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन पहले कितना लगा था, अभी हमने पढ़ा 20%। एक हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन पढ़ा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन सबको मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में वो लगा होना चाहिए। लेकिन स्पेशल रेट में कब अवेलेबल रहता है, स्पेशल रेट के अंदर अवेलेबल रहता है वो जब जो मशीन इंस्टॉल करी है वो कहाँ पे इंस्टॉल करी है, बैकवर्ड एरिया के अंदर। यानी सिर्फ ये उनको ही मिलेगा जिन्होंने बैकवर्ड एरिया के अंदर अपनी मशीन इंस्टॉल करी है। बैकवर्ड एरिया के अंदर 4 स्टेट आते हैं, एक आता है आंध्र प्रदेश, एक बिहार, एक तेलंगाना, एक वेस्ट बंगाल। इन सिर्फ 4 जगहों पे ही अगर आपने मशीन इंस्टॉल करी है तो आपको जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 35% मिलने वाला है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। सेम यहाँ भी अगर 180 दिन से कम करा है तो 50% हो जाएगा 17.5, 180 से ज्यादा है तो 100% मिल जाएगा। बचा हुआ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में आप क्लेम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक बार आप जरूर रिवाइज करेंगे लिख लिख के। आगे बढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑन कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अन डेप्रिसिएशन बेसिकली हमने ऊपर पढ़ते हुए आए हैं कि हम डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को कम करता है जिसके कारण हमारा जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। अब कभी कभार क्या हो सकता है, हमारे बिजनेस में हो सकता है लॉस, उस लॉस के केस में हमारा डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा एडजस्ट नहीं होता, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम अपना डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर देंगे अब किसी और इनकम के साथ। और अगर सेट ऑफ भी हमें नहीं हो पाता तो हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे।
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। ध्यान रहे सैलरी का और पीजीबीपी का दोनों में बिल्कुल दुश्मनी सी है। अगर अभी हम फिलहाल तो इस वाले के अंदर हम सारे के सेटअप नहीं पढ़ने वाले, नहीं तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कराया था। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एग्जाम खत्म होने के बाद, अगर इंटरेस्ट रहे तो देखना जरूर। क्या करेंगे, सैलरी का और पीजीबीपी का बिल्कुल ही क्रॉस कनेक्शन रहता है। सैलरी पीजीबीपी को बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देती है, ना ही, और सैलरी के अंदर कभी लॉस होगा नहीं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है या फिर कोई लॉस भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो हम किसी भी हेड से, किसी भी हेड का मतलब क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी कोई अदर वाला है, अदर यानी कोई दूसरे बिजनेस है उससे सेटअप कर सकते हैं, या फिर आपका अदर सोर्स की इनकम है उससे कर सकते हैं। ध्यान रहे ना ही सैलरी से ना ही लॉटरी से और कैपिटल गेन से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कैरी फॉरवर्ड कब तक होगा, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल बिजनेस था, लीगल बिजनेस था, इसीलिए हम इसके अंदर ईमानदारी वाला बिजनेस था, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हम आगे जब तक कि हमारा डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा क्लेम नहीं हो जाता तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दिक्कत जैसे ही आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे चलते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं किस सीक्वेंस में हम सेट ऑफ करने वाले हैं। ध्यान रहे अगर कोई चीज हमारा इस साल नहीं हम पूरा रिड्यूस कर पाए डेप्रिसिएशन, तो हम नेक्स्ट ईयर उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या फिर और नेक्स्ट ईयर जाके हम उसे सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ करेंगे किस तरीके से, हम सबसे पहले हमारा जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा, ध्यान रहे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करा इस साल का, फिर उसके बाद जो पिछले सालों कोई लॉस है वो माइनस करेंगे, उसके बाद अगर जगह बच गई तो हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक और चीज कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने कहा कि सारे के टॉपिक आपके मॉड्यूल में कवर नहीं है, जैसे कि ये भी आप देखोगे तो आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, लेकिन इसी चैप्टर का है ये, इसीलिए एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है वो एसएलएम बेसिस पे लगेगा। डेप्रिसिएशन आपका एसएलएम बेसिस पे लगेगा। एसएलएम बेसिस यानी स्ट्रेट लाइन मैथ। नॉर्मली जो आपका डेफिनेशन लगता है वो डब्ल्यूडीवी लगता है, लेकिन एसएलएम की जो परमिशन है वो गवर्नमेंट ने दे रखी है। किसे दे रखी है, जो जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में लगा हुआ है उनके पास इसकी पावर है कि वो एसएलएम बेसिस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर एक बार आप एसएलएम के लिए चले गए तो आप वापस डब्ल्यूडीवी में नहीं आ सकते। वंस एक्सरसाइज इट सेल बी द फाइनल, यानी कि आपने एक बार जैसे एक्सरसाइज कर लिया, आप दोबारा उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते किसी भी साल में जाकर। एक आता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपके इसके अंदर नहीं है तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, बैलेंसिंग चार्ज क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं। अदर नोट्स इंसेंटिव ये पढ़ेंगे बिल्कुल। 32 AD, ध्यान रहे 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन से इसको बिल्कुल भी आप लिंक नहीं करेंगे। 32 सेक्शन का एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो अलग था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलग है। उसके अलावा गवर्नमेंट हमें क्या देती है, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करा है, इन्वेस्टमेंट पे आपको 32 AD एप्लीकेबल होता है। ये एक डिडक्शन है 32 AD। कितना डिडक्शन मिलता है, 15% डिडक्शन मिलता है। कहाँ पे होना चाहिए, ध्यान रहे फिर से बैकवर्ड एरिया में। तो 32 AD किसको मिलेगा, जिसने बैकवर्ड एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है उसे 32 AD मिलेगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया, डिडक्शन जो मिलने वाला है 15% मिलने वाला है। एक और चीज इसके अंदर जो मशीन होनी चाहिए, सच इंसेंटिव इन एडिशन टू करेंट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन द न्यू एसेट एक्वायर्ड शुड नॉट बी सोल्ड। ध्यान रहे इसका एक लॉकिंग पीरियड रहता है, जो आपने एसेट एक बार ले लिया उस पे, सपोज आपने उस पे बैकवर्ड एरिया वाला आपने क्लेम भी ले लिया, तो वो एसेट आपको 5 साल तक नहीं बेचना है किसी के पास भी। और इसके अंदर हमारा ऐसा कोई नहीं है कि 180 डेज से कम यूज करा या 180 डेज से ज्यादा यूज करा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट 15% देती है, यूज कर 50 डेज, 180 डेज हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अदर कंडीशन क्या है कि जो एसेट होना चाहिए, जो हमने 5 कैटेगरी पढ़ी थी कि एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, ऑफिस में नहीं लगी होनी चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, व्हीकल नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये सेक्शन 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे ये आपको कवर करना ही है क्योंकि एग्जाम आपके घर में है। और आप क्या कर सकते हैं, सारे टॉपिक रिवाइज करके रखना है आपको, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उस समय आपको याद नहीं आने वाला, एक बार सारा चीज रिवाइज रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 35। 35 के अंदर सबसे पहला जो आता है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, हमने खर्च करा है साइंटिफिक रिसर्च पे, हमने कोई एक्सपेंडिचर करा है, अगर
बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खर्च कराए तो पिछले 3 साल तक का खर्चा, ध्यान रहे लैंड का हम इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। और बिजनेस चालू होने के बाद करा है तो रिवेन्यू हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, सारे का एक्सपेंडिचर आपको, सारे का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर एक कंपनी या कंपनी शेयर अलाउड अ वेटेज डिडक्शन ऑफ 150% ऑफ रिवेन्यू कैपिटल अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। अगर ये खर्चा एक कंपनी कर रही है तो हमें कंपनी के नेचर से ही पढ़ना है। अगर कोई कंपनी खर्च करती है तो उस केस में उसे वेटेज 150% मिलेगा, यानी सपोज उसने 1 लाख अगर खर्च करा है तो उस केस में उसको कितना मिलेगा, उस केस में उसको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? गलत हो गया, एक सेकेंड समझ लेना, मैं कैंसिल नहीं करूंगा इसे, ठीक। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, सपोज आपने साइंटिफिक रिसर्च एसेट पे आपने डायरेक्शन ले लिया, अब आप उसे अगर बेच दोगे तो क्या होगा, अगर आप जैसे ही बेचोगे तो उस केस में आपकी बेचते ही वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम जो टैक्सेबल होगी वो या तो आपने सेल प्रोसीड्स या फिर डिडक्शन, जो भी पैसा हायर होगा उसके पे लगेगा। डिडक्शन सपोज आपने 1 लाख का डिडक्शन क्लेम करा था लेकिन मशीन 2.5 लाख में बेच दी तो आपका 2.5 लाख पे टैक्स लगने वाला है, कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा वो आपका। अगर कोई एसेट आपने पार्टली यूज करा है बिजनेस के लिए और पार्टली किसी और पर्पज के लिए करा है तो उसका जो कॉस्ट लिया जाएगा वो भी पूरा नील लिया जाएगा क्योंकि आपने पूरा का पूरा डिडक्शन उसका क्लेम कर लिया है। सेम टू सेम जैसे अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो डिडक्शन अलाउड ऑन कमिंग प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन, जो डिडक्शन है वो आगे तक चलता रहेगा जब तक कि वो डिडक्शन पूरी की तरीके से यूटिलाइज ना हो जाए। अब ये कंट्रीब्यूशन वाला केस आता है, यानी कि आपने खुद से खर्च नहीं करा लेकिन आपने किसी को दान दे दिया। तो ध्यान रहे गवर्नमेंट हमेशा साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करती है, तो साइंटिफिक रिसर्च अगर इंडियन कंपनी ने साइंटिफिक रिसर्च करी है उसे कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन इंडियन कंपनी को हमने दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्योंकि हम पे कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंडियन कंपनी को दिया है, अगर कंपनी ने कंपनी को दिया है तो 100% मिलेगा। लेकिन अगर हमने सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया है तो 100% ही मिलेगा। यानी कि नॉर्मल हर केस में 100 मिलेगा, तो आपको याद क्या करना है कि 150% किस केस में मिलेगा, 150% मिलेगा अगर आपने किसी ऑथराइज जैसे कि आपका आईआईटी हो गया, नेशनल लेबोरेटरी हो गया, उसको अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है तो उस केस में आपको 150% का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने ध्यान रहे अगर आपने कंपनी होके कंपनी को पैसा दिया है साइंटिफिक रिसर्च करने पे तब तो 100% मिल भी रहा था, लेकिन अगर यदि आपने कंपनी होकर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए खर्चा किया है तो उस केस में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिर्फ कंपनी जो लॉ है वो साइंटिफिक रिसर्च को ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, ऐसा मान के चलते हैं। सेक्शन 35 का हमारी जो सीरीज है वो काफी लंबी चलती है थोड़ी सी। सेक्शन 35, ध्यान रहे 32 एडी पढ़ा था, पढ़ने वाले हैं 35 एडी। 35 एडी क्या कहता है, 35 एडी आपकी बुक में नहीं है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। गवर्नमेंट ने 14 बिजनेस डिसाइड कर रखे हैं, अगर आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लैंड नहीं होना चाहिए, गुडविल नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं मिलेगा, बाकी जो भी खर्च होंगे उन सब पे आपको मिल जाएगा। कोई भी आप प्लांट इंस्टॉल करते हैं, मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, ध्यान रहे जो खर्चा हुआ होगा वो पूरा का पूरा उसी पे होना चाहिए। 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है, कौन से बिजनेस है मैं धीरे धीरे वीडियो स्क्रॉल करता हूँ, अगर आपको पढ़ना है, वैसे आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस हिस्से को आप, वरना आप इसे धीरे धीरे लिख सकते हैं अगर चाहें तो। वीडियो पॉज करके आप देख लेना इसे। आगे बढ़ेंगे एक्सेप्शंस, जब हमें वो ही नहीं पढ़ा तो इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्रूड पाइप ऑयल लाइन इसे भी। अब यहाँ से जो मेन आपका चालू हो जाता है वो चालू होता है डिडक्शन। डिडक्शन चालू होता है, डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से याद करना है ये भी हम ध्यान रखें कि बहुत सारे डिडक्शन आ जाएंगे जब हम कंफ्यूज हो जाएंगे सीसीए क्या है, सीसीसी किसके लिए था और सीसीडी किसके लिए था और डीडीए किसके लिए था। तो जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक से आप भी ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा, मेरे को भी इसी तरीके से ध्यान होते हैं। सबसे पहला क्या था, डोनेशन दिया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव के विकास के लिए दिया है, तो क्या लगने वाला 35 सीसीए। अब ये याद कैसे करना है, याद करने का एक छोटी सी ट्रिक क्या है, मेमोरी टेक्निक, छोटा छोटा आंगन। आंगन आप सभी समझते होंगे, आंगन मतलब जो हमारा घर है, घर के बीच का जो जगह होता है गांव में उसे हम आंगन कहते हैं। तो इसी से हमें याद रहेगा क्या, छोटा छोटा आंगन।
कहाँ पे होता है आंगन? गांव में होता है, यानी कि ये किसके लिए है? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है। कितना रिडक्शन मिलने वाला है? रिडक्शन मिलेगा इसके अंदर 100% का रिडक्शन मिलेगा, 100% का पेमेंट। कहाँ पेमेंट शुड मेड टू, कहाँ पेमेंट होनी चाहिए? ध्यान रहे, डोनेशन करने की बात करें तो डोनेशन ऐसी जगह पे नहीं देना हमें, नेशनल फंड इन सब में हमें, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इन सब जगह पे हमें पेमेंट करना है, जो कि एक ऑथराइज जगह है। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर जल्दी से, 35 सीसीसी। 35 सीसी है, छोटा छोटा आंगन पढ़ लिया था, अब हम क्या पढ़ेंगे? सीसीसी। सीसीसी क्या आएगा? कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कॉर्ड। कैसे ध्यान रखेंगे? कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कॉर्ड, सीसीसी, कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब एक जगह होती है। जगह क्या? जैसे कि खेत हो सकता है हमारा एग्जाम्पल के लिए, कॉर्ड छोटी। कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड को कलेक्ट करने का जो कलेक्शन कॉस्ट आया, कलेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट से आपका ध्यान आएगा एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कॉर्ड से ध्यान आएगा एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। तो सीसीसी, सीसीसी किसकी बात करता है? एक्सपेंडिचर ऑन दी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे हम अगर खर्च कर रहे हैं, तो ध्यान रहे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंदर हमें 150% मिलेगा। और ये चीज आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग पे कहीं पे भी कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट नहीं, हमेशा एप्रिशिएट ही होती है। ठीक। एलिजिबल एक्सपेंडिचर इज मोर देन 25 लाख, छोटी सी एक लिमिट है, 25 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तभी सी मिलेगा। कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड मतलब एग्रीकल्चर और कलेक्शन मतलब कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर। बढ़ेंगे आगे, सीसीडी। सीसी ए पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, पढ़ेंगे सीसीडी। सीसीडी क्या है? कंपनी कॉस्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कैसे ध्यान रखेंगे? कंपनी को जो कॉस्ट लगी किसके लिए? स्किल के डेवलपमेंट के लिए। कंपनी कॉस्ट डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट? ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंट होना चाहिए आपका स्किल का, यानी कंपनी अपने एम्प्लॉय के स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर करनी है, एक्सपेंडिचर कर रही है किस पे? स्किल डेवलपमेंट पे। उस केस में आपको मिलेगा रिडक्शन 150%। 35 सीसीडी, कंपनी कॉस्ट ऑफ डेवलप स्किल डेवलपमेंट। सिर्फ ध्यान रहे, जब कंपनी की बात करें तो कंपनी के ही स्किल डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, तो इस कंपनी से हमें ध्यान रहेगा कि सिर्फ कंपनी को ही मिलने वाला है, एम्प्लॉय को ट्रेन करने के ध्यान रहे। ट्रेनिंग ऐसा नहीं पूरे साल ट्रेनिंग ही चल रही है, प्रोडक्टिव आवर ही कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ 6 महीने तक ही अलाउड होगा, ट्रेनिंग 6 महीने के अंदर ही खत्म हो जानी चाहिए। 35 डी आता है इसके बाद, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने कहा 35 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसकी पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आता है आपका 35 डी। 35 ए डी हम पढ़ चुके थे, स्पेसिफाइड बिजनेस। आता है 35 डी। 35 डी किसकी बात करता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्च करा था, जो भी खर्च करा था वो आपको डिडक्शन उसका मिल जाएगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे जाता है आई थिंक, हाँ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाता है। ध्यान रहे इंडियन कंपनी, अगर कंपनी है कोई, हम कंपनी के नेचर से ही पढ़ रहे हैं, तो 5% कॉस्ट, यानी उस प्रोजेक्ट का 5% उस कॉस्ट का, या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा उसका हम डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज अगर 1 करोड़ का था, तो उसका 5% आई थिंक 10 लाख का, 5 लाख, 5 लाख, या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जितना जो कैपिटल लगा रखा है उसका 5%, दोनों में से जो भी हायर होगा उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा, 5 साल के अंदर मिलेगा। ठीक। एलिजिबल क्या है? अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे लिमिट है, इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, इस समय टाइम रहता तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलते। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन दी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? जो एक्चुअल कॉस्ट हमने फिक्स एसेट्स के ऊपर इनकर करी है। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मालूम हुआ अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ के आ चुके होंगे। ऑल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अब वो शेयर कैपिटल हो, डिवेंचर हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं एक और डिडक्शन की तरफ, 35 डी डी ए। सीसी ए पढ़ लिया, सीसी सी पढ़ लिया, सीसी डी पढ़ लिया, पढ़ेंगे डी डी ए। डीडीए क्या कहता है? डीडीए बेसिकली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक, जो कि क्या करती है? दिल्ली विकास प्राधिकरण। आप ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही लोग वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं तब ये 35 डीडीए एप्लीकेबल होता है। उस केस में अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट के केस में कंपनी कोई भी पैसा पे करती है तो उसका रिडक्शन वो ले सकती है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर।
इंपॉर्टेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1), यानी जो हमारे नॉर्मल डिडक्शन की सीरीज चल के आ रही थी वो समाप्त हो चुकी है। ध्यान से आपको पूरा 35 वाली सीरीज कंप्लीट करनी है। 36 के अंदर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिडक्शन, ऐसे डिडक्शन जिनका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर सेक्शन मतलब 35 सी ऐसा कुछ नहीं है, वो वाले भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ध्यान रहे हमारा एक छूट गया 35 ए बी बी, 35 ए बी बी बेसिकली टेली कम्युनिकेशन के लिए होता है। टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस लेना है उसके लिए हमें डिडक्शन मिल जाता है। बेसिकली वो हमारा सिलेबस से बाहर जा चुका है लेकिन बुक के अंदर है इसलिए आपको बता दिया। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है इसके अंदर आता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पैसा पे करती है तो उस केस में भी आप कंपनी डिडक्शन क्लेम कर सकती है। बोनस और कमीशन पे दिया है, बोनस और कमीशन ध्यान रहे 43B हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल पे कराए तभी आपको डिडक्शन मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल कोई आपने कैपिटल बोरो करी है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करा है तो उसका भी कंपनी डिडक्शन लेगी, लेकिन ध्यान रहे सेम वही 43B हम आगे चल के पढ़ लेंगे। 43B कुछ नहीं है, 43 बस ये बताता है कि एक्चुअल पेमेंट होने के बाद ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, इस पे भी अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन उसका। ईपीएफ में कंपनी ने कोई पैसा पे करा है एम्प्लॉय के, आरपीएफ में पे करा है तो उस केस में भी कंपनी क्लेम कर सकती है। आरपीएफ में करा था और यहाँ ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था और ये एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन था, यहाँ भी डिडक्शन मिल जाएगा। एनिमल अगर कोई बिजनेस में यूज करते थे, सपोज एक कंपनी घोड़े यूज करती थी और उसका घोड़ा अब नहीं रहा तो उस केस में वो क्या करेगी, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितना डिडक्शन क्लेम करेगी, एक्चुअल सपोज 10,000 का घोड़ा खरीदा था और 2,000 उसके कार केसेस क्या होती है, अस्थियां हड्डियां ये सब बेच के हमें मिल जाता है तो हम 8,000 का डिडक्शन अपने पीएनएल से क्लेम कर सकते हैं। बैड डेट का भी कंपनी क्लेम कर सकती है लेकिन ध्यान रहे प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस नहीं करेंगे, हमें एक्चुअल बैड डेट हुआ है तो ही माइनस करेंगे। और अगर कोई डाउटफुल डेट हमारा रिकवर हो जाता है उस केस में वो इनकम उस ईयर में चार्ज होगी जिस ईयर में वो इनकम रिसीव हुई है, इररेस्पेक्टिव कि आपका बिजनेस कैरी है या नहीं है। थोड़ा सा फास्ट है लेकिन जैसे कि आपको बताया आप स्पीड रिड्यूस करके थोड़ा सा देख सकते हैं, वरना आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। डाउट आए पूछ लेना, लाइव तो नहीं है ये जो आप डायरेक्ट पूछ पाओगे, कमेंट जरूर कर देना। फैमिली प्लानिंग पे अगर कंपनी खर्च करती है, फैमिली प्लानिंग पे अगर कैपिटल नेचर का बड़ा एक्सपेंस है तो 5 इंस्टॉलमेंट में, अगर रिवेन्यू नेचर का है तो एक इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा फिनिश कर देगी कंपनी। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करा है तो उस केस में भी टैक्स पेड शैल बी अलाउड है, डिडक्शन जो टैक्स पे करा है वो डिडक्शन के रूप में अलाउड हो जाएगा। किसको अलाउ होगा, ध्यान रहे अगर कोई कंपनी का बिजनेस नहीं है शेयर खरीदने वाला लेकिन फिर भी उसने शेयर खरीदा है तो वो अदर इनकम के लिए खरीद रहा है तो उस पर उसको सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स का टैक्स पे ही करना पड़ेगा, उसका डिडक्शन नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वहीं पे उसका जो बिजनेस है वो शेयर ब्रोकर का ही है, उसका डेली का काम है तो उस केस में वो डिडक्शन वो वाली ले सकता है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, रिकवरी ऑफ डिडक्शन। एनी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन रिकवर हो गया जो भी हमने ऊपर पढ़ा 41(1) कहता है कोई भी डिडक्शन अगर आपने ऊपर जो भी डिडक्शन की बात करी, जितने भी बात करें अभी तक कि अगर कोई सा भी डिडक्शन आपका रिकवर होता है तो वो इनकम आपकी चार्जेबल होगी किस ईयर में, जिस ईयर में वो रिसीव हुई है, रिस्पेक्टिव कि आपका बिजनेस कैरी है या नहीं है। अब ये सारे डिडक्शन हमने पढ़ लिए जिसका स्पेशल स्पेशल नाम था। अब कितने डिडक्शन ऐसे हैं जो कि ऊपर वाली लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, वो डिडक्शन कवर होते हैं सेक्शन 37 के अंदर था। सेक्शन 37 क्या कहता है, हेलो, ठीक, बार बार चेक करना पड़ता है कहीं बीच में बंद ना हो जाए वीडियो, एक सेकेंड, शाबाश। जनरल डिडक्शन कुछ नहीं कहता, जनरल डिडक्शन कहता है ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो शुरू के 30 से 36 के बीच में नहीं आया वो डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहे कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए और बिजनेस के लिए ही खर्च किया होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, बस इतना सा। सेक्शन 38 क्या कहता है, कोई प्लांट एंड मशीनरी नॉट यूज फॉर बिजनेस पर्पस डिडक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। कोई ऐसी बिल्डिंग और प्लांट या मशीनरी है जो कि आपने सिर्फ बिजनेस के लिए यूज नहीं करी, आपने किसी और पर्पस के लिए भी यूज करी है तो उस केस में आप पूरा का पूरा डिडक्शन नहीं ले सकते। वो डिडक्शन आप कैसे कंप्यूट करें, डिडक्शन डिटरमाइन करेगा असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर वो जिस
तो जो आपके पीएनएल की निगरानी कर रहा है, जो उसको चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। एक बहुत ही साधारण सा डाउट आता है बच्चों के मन में, कैपिटल और रिवेन्यू मालूम है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही छोटा पॉइंट है, कवर जरूर करेंगे। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला कि एसेट एक्वायर जो करा है, एक्विजिशन ऑफ एसेट से हमें फर्क पड़ता है। क्या जो एसेट है वो आप एक ही बार खरीद रहे हो, या जो एक्सपेंडिचर है वो रूटीन नेचर का है? अगर रूटीन नेचर का है तो रिवेन्यू है, और एक ही बार खर्च कर रहे हो तो वो कैपिटल है। दूसरा, बेनिफिट से फर्क पड़ता है। अगर बेनिफिट एक साल के लिए है तो वो रिवेन्यू, और बेनिफिट एक साल से ज्यादा है तो कैपिटल। रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है? रेकरिंग बार बार खर्च कर रहे हो या एक ही बार खर्च कर रहे हो, उससे हमें मालूम पड़ जाता है। एक चीज और, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा यदि आपने एक्सपेंडिचर हमने सीएसआर पे खर्च करा है, या फिर कोई ऑफेंस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, जो हर एक कंपनी को, कॉर्पोरेट को अपनी तरफ से निभानी पड़ती है। कोई परसेंटेज लॉ के अंदर डिसाइड है, कंपनीज एक्ट के अंदर, उसने हिसाब से हमें पे करना होता है, कंपनी को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जब आपको वो एक्सपेंडिचर करना है तो उसका आप डिडक्शन यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि वो खर्चा करना गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी, आप उसका डिडक्शन ले लोगे तो उसका इफेक्ट नील हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोई भी आपने ऐसा खर्च करा है जो कि लॉ को प्रोहिबिट करने के लिए था, या किसी ऑफेंस था करा, उसके ऊपर जो कोई चार्ज लगेगा उस पर नहीं मिलने वाला। या फिर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करा है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा। एक्सपेंस नॉट डिडक्टिबल, कौन कौन से एक्सपेंस डिडक्टिबल नहीं होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी बुक के अंदर कवर है ये वाला। सेक्शन 40 ये बात करता है कि कौन कौन से एक्सपेंस डिडक्टिबल नहीं होंगे। कौन कौन से डिडक्टिबल नहीं होंगे? पहला क्या, कोई रॉयल्टी या फीस है, कहाँ पे करिए? आउटसाइड इंडिया। किसको दी है? नॉन रेसिडेंट को दी है। कोई रॉयल्टी या फीस जो कि आउटसाइड इंडिया हमने पे करी है, जिसपे हमने टीडीएस काटा नहीं, या फिर काटा है जमा नहीं कराया, उस केस के अंदर आपका डिडक्शन आप कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। सपोज कंपनी ने बाहर से, विदेश से कोई चीज इंपोर्ट करी, कोई सर्विस इंपोर्ट करी, उस पे उसने पेमेंट करा, लेकिन उसका डिडक्शन उसने नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, या काटा तो जमा नहीं कराया, तो कंपनी उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन जिस ईयर में वो जमा करा देगी उस ईयर में वो क्लेम कर सकती है। सेम टू सेम ऐसा ही इंटरेस्ट रेंट, ये वाला केस किसके लिए? ये रेसिडेंट के लिए, यानी कोई भी पेमेंट करिए रेसिडेंट को, ध्यान है रेसिडेंट को करी है, और कंपनी सेम टू सेम टीडीएस नहीं काटा, या काटा तो जमा नहीं कराया, उस केस में आपका 30% डिडक्शन जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। ड्यू डेट शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड एट द एक्सटेंट ऑफ 30% तक का डिडक्शन, यानी 70% आप क्लेम कर लेंगे और 30% क्लेम नहीं होगा। 30% कब क्लेम होगा? 30% क्लेम होगा जब आप पेमेंट जमा करा दोगे। आगे पढ़ेंगे, इफ पेमेंट, कोई सम आपने पे करा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जाहिर सी बात है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर जो आपने पे करा है उसका डिडक्शन तो आप वैसे भी क्लेम नहीं कर सकते, तो वो वाले डिडक्शन नहीं आएंगे। अगर कोई आपने सैलरी पे करी है आउटसाइड इंडिया, ध्यान रहे वो रॉयल्टी था, ये क्या है? सैलरी पे करी है आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट को, लेकिन जिसपे हमने टैक्स डिडक्ट नहीं करा टीडीएस, और ना ही हमने सपोज ना ही डिडक्ट करा, और सपोज डिडक्ट कर भी लिया तो पे नहीं करा, उस केस के अंदर आपका जो डिडक्शन है वो पूरा का पूरा लैप्स हो जाएगा। चाहे आप जमा करा भी दो टीडीएस, तब भी आप वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सिंपल चीज है, कौन कौन सी चीज के लिए नहीं मिलेगा? टैक्स आपने पे करा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोविजन रिजर्व्स के लिए नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट है उसके लिए आप डिडक्शन नहीं ले सकते, पेनल्टी के लिए नहीं ले सकते, एक्सपेंस ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स पे भी नहीं ले सकते। अब एक आता है पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, यानी एक स्पेसिफाइड पर्सन को हम पेमेंट कर रहे हैं, उस केस के अंदर पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या? आपने किसी रिलेटिव को दिया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आपने अपने रिलेटिव को अगर कोई पेमेंट करी है, उस केस के अंदर आपका असेसिंग ऑफिसर पहले चेक करेगा कि आपने अनरीजनेबल अगर प्राइस तो नहीं दिया, कोई आपने अनरीजनेबल अनरीजनेबल कोई अमाउंट दिया है, तो आप उस केस में डिडक्शन क्लेम, जितना एक्सेस अमाउंट होगा उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। स्पेसिफाइड के अंदर कौन आ जाता है? स्पाउस आ जाती है, ब्रदर आ जाता है, फादर आ जाता है, और लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। लीनियर असेंडेंट का मतलब क्या? कि मेरे बच्चे, और लीनियर डिसेंडेंट मतलब दादा दादी, इस केस फादर मदर, सिर्फ एक पीढ़ी तक ही लेंगे हम, ज्यादा नीचे नहीं जाना है हमें। एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और ऐसा व्यक्ति जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% उसमें इक्विटी कैपिटल के अंदर वोटिंग पावर है उसकी, 20% की वोटिंग पावर है, वो व्यक्ति के साथ अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और अमाउंट अनरीजनेबल है, तो उस केस के अंदर उसको डिडक्शन, एक्सेस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलने वाला फेयर मार्केट वैल्यू से।
एक आता है कैश पेमेंट वाला सेक्शन। कैश पेमेंट वाला सेक्शन क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक दिन में एक बिल पे, ध्यान रहे, एक व्यक्ति एक दिन में एक बिल पे 10,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं दे सकता कैश में। अगर दिया उसने ऐसा तो वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर लैप्स हो जाएगा, यानी उसका रिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये लिमिट बढ़ जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि कितनी है, 35,000 है। और साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है 48(3) के। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये एप्लीकेबल नहीं होता आपका अगर पेमेंट कोई सी गवर्नमेंट के पास करी है, या ऐसी जगह करी है जहां से ही, जैसे कि बैंक में करी है आपने, ऐसी जगह करी है जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है, रूरल एरिया में करी है, उन सब जगह पे अगर आप करेंगे तो आप एक बार पढ़ लेंगे। इसमें से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना समय नहीं है। उन सब जगह पे आप करेंगे तो आपको डिडक्शन पूरा का पूरा मिल जाएगा, चाहे आप कैश में कितना भी करें। एक आता है डिडक्शन फॉर पार्टनरशिप फर्म। डिडक्शन फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। ये बुक प्रॉफिट वाला केस हम यहाँ हटा देते हैं, इसे इसे भी हटा देते हैं। इन केस ऑफ मर्चेंटाइज, राइटिंग थोड़ी सी खराब लग रही होगी, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। वैल्यू ऑफ लैंडिंग बिल्डिंग हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड 43 CA। एक 43 CA है आपके में एप्लीकेबल है वैसे तो, पर बुक में नहीं दे रखा। 43 CA क्या है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, अब आपको ने इसको स्टॉक इन ट्रेड में लगा लिया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो आपका जो ट्रांसफर वैल्यू और एचडीवी वैल्यू जो भी दोनों से में से डीम टू बी फुल वैल्यू माना जाएगा, यानी कि आपके एचडीवी वैल्यू यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितनी थी उस स्टॉक की, या ट्रांसफर वैल्यू, जो ट्रांसफर वैल्यू दोनों में से जो भी हायर होगा, वो क्या करेंगे, वो हम पीजीबीपी के अंदर में कन्वर्ट कर देंगे। ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपकी बुक में वैसे मिलेगा नहीं आपको। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ये है आपके में एक इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट मेंटेन करना है, अकाउंट मेंटेन करना है किसके अंदर, सेक्शन में अंदर 44AA के अंदर। प्रोफेशनल्स है तो लास्ट 3 इयर्स में चेक करते हैं, अगर ग्रॉस रिसिप्ट, ध्यान दें लास्ट 3 इयर्स में चेक करेंगे, ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख के ज्यादा बढ़ गई तो उसको डिडक्ट, तो उसको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। मेंटेन ऑफ बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इंडिविजुअल, इसका हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, वरना आप इसको बुक से कवर कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप स्क्रॉल करेंगे बुक तो मालूम पड़ जाएगा आपको। प्रिस्क्राइब्ड बुक, प्रिस्क्राइब्ड क्या क्या बनाना है, कौन कौन सी बुक आनी है, कैश बुक होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, लेजर होना चाहिए, और कार्बन कॉपीज होनी चाहिए। ऐसे बिल की जो कि 25 रुपए से ज्यादा का है, उन सब बिल का आपको कॉपी बनानी है। मेडिकल प्रोफेशन है, 2 एडिशनल बुक्स आर टू बी मेंटेन। अगर मेडिकल के, यानी अगर कोई प्रोफेशन है जो कि मेडिकल के केस में है, उस केस में उसको डेली केस रजिस्टर और इन्वेंटरी रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जाने दो इसे भी। मैं बात करना है 44AE, प्रिजम्पटिव सेक्शन होता है। प्रिजम्पटिव सेक्शन आपने पहले पढ़ ही लिया होगा। प्रिजम्पटिव सेक्शन क्या कहता है, बिजनेस प्लानिंग हायरिंग 44AE, ये हमारे प्रिजम्पटिव सेक्शन, प्रिजम्पटिव सेक्शन का मतलब ये होता है हमें इतनी सारी बुक मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अपने ट्रक के हिसाब से, अगर आपका फ्लाइंग हायरिंग और लीजिंग का बिजनेस है, उस केस के अंदर आप सीधा, गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आपको इतने रुपए एक ट्रक का लगेगा, उसके हिसाब से आप अपनी इनकम हमें कंप्यूट करा सकते हैं। आपको कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट, यानी आपको ना ही कोई डिडक्शन क्लेम करना है, आपका वही फाइनल इनकम मान लिया जाएगा। तो ध्यान रहिए किसके लिए एप्लीकेबल है, आपके पास मैक्सिमम 10 ट्रक होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 ट्रक हो सकती है एक साल के अंदर। अगर आप बेचते हैं खरीदते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाइट गुड व्हीकल है तो 7500 रुपये पर मंथ पर ट्रक, ध्यान रहे, हर एक महीने हर ट्रक का, यानी एक ट्रक है तो 7500 इंटू 12, अगर 5 ट्रक है तो 5 ट्रक का हो जाएगा। लेकिन अगर हैवी गुड्स है, हैवी गुड्स का मतलब है 1000 रुपये पर टन। हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में क्या होगा, हैवी गुड का मतलब क्या है, 12 टन से ज्यादा है। अगर 12 टन से ज्यादा है तो 1000 रुपीज पर टन लगेगा। अगर उसका सपोज 13 टन है तो 13,000 एक महीने का, ध्यान रहे, पर मंथ, पर मंथ 13,000, 12 महीने है तो पूरे साल का 12, और साथ ही अगर आप 5 ट्रक है तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रिजम्पटिव सेक्शन के अंदर। इसके अंदर ऐसा मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन सब हम क्लेम कर चुके हैं, और भी और कुछ क्लेम करने के लिए नहीं रह गया, कोई रिडक्शन नहीं मिलती, सीधे सीधे इनकम आपकी सेट हो जाती है इधर। ये हमारा खत्म हो चुका है, हम चलते हैं बुक की तरफ एक बार जल्दी से। नोट्स से हमने पढ़ लिया जितना हमें कवर करना था, अब आपका जो चैप्टर है वो एंड पे आ चुका है। ये आप पढ़ लेंगे एक बारी, फॉरेन कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है।
थोड़ी सा थोड़ा सा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। डिडक्शन हमारे कुछ छूट तो नहीं, एक बार देखते हुए चलते हैं यहाँ से। आप इसके अंदर ये थ्योरी वाला स्क्रॉल करते चलेंगे जल्दी जल्दी से, कुछ नहीं है इसके अंदर। कैरी फॉरवर्ड और सेटअप हमने देख लिया। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी हम देख चुके हैं यहाँ पे। डिडक्शन अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट असेसी के लिए जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन रह गया है। डिडक्शन कौन सा है? एटीजी। एटीजी डिडक्शन किसके लिए रहता है? एटीजी डिडक्शन रहता है कि हम किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम डिडक्शन दे रहे हैं, तो इसके अंदर हमें डिडक्शन मिलेगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हम पे कर रहे हैं, तो डिडक्शन की जो कैटेगरी होती है बेसिकली दो हिस्सों में बांटी गई होती है। एक होती है जिसके अंदर 100% है, एक होता है विदाउट लिमिट, एक होता है विद लिमिट। विदाउट लिमिट का मतलब क्या है? विदाउट, दो केस बनते हैं, एक होता है विदाउट लिमिट और एक होता है विद लिमिट। विदाउट लिमिट के केस के अंदर अब क्या होता है? विदाउट लिमिट के केस के अंदर आपको 100%, कुछ इसके अंदर भी दो कैटेगरी आते हैं, एक आता है 100% का और एक आता है 50% का, और इसके अंदर भी आता है 100% और एक आता है 50%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 100% के केस के अंदर कौन कौन सा आता है जिसमें कोई लिमिट नहीं है? ध्यान दें, जिसके आगे नेशनल लगेगा या प्राइम मिनिस्टर लगेगा या नेशनल मिल जाएगा, आप उसके ऊपर 100% दे देंगे क्योंकि आप इतना याद नहीं कर पाएंगे। और ये जो बचता है दूसरा, उसी के केस का जिसके अंदर हमें कोई भी लिमिट नहीं है, उसमें दो केस होता है। एक तो ये केस हो गया 100% वाला, एक ये होता है 50% वाला। 50% वाला आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ चार ही है। कैसे ध्यान रखेंगे 50% वाला? 50% वाला ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी से इंदिरा गांधी, तो दो हो गए। इंदिरा गांधी से मिलता जुलता क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या आते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और उस समय क्या था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यानी ये चार नाम ध्यान रखोगे। सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा तो, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ड्रॉट रिलीफ फंड। इन सब पे 50% रखने वाला है। चार नाम है, कैसे भी आप याद कर सकते हैं इसे। और दूसरा क्या आता है जिसके ऊपर हमारा रिस्ट्रिक्शंस रहता है, यानी इस पे हमें 100% नहीं मिलेगा। इस पे मिलेगा तो, लेकिन कितना मिलेगा? जितनी हमारी लिमिट है उसके बाद जो बचेगा उस पे मिलेगा। लिमिट के अंदर ही अंदर मिलेगा। इसमें मिलेगा, इसके अंदर 100% मिलता है हमें सिर्फ एक केस में, अगर आपने प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए करा। आपने डोनेशन किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है, किसके लिए? फैमिली प्लान को प्रमोट करने के लिए दिया है, तो उस केस में आपको 100% मिलेगा। लेकिन आपने किसको दिया है? किसी चैरिटी को दिया है, किसके लिए? अगर फैमिली प्रमोट के लिए दिया है गवर्नमेंट को तो 100% मिलेगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी कारण के लिए दिया है तो आपको मिलेगा 50%। दूसरा, किसी आपने अप्रूव्ड फंड में दिया है, अप्रूव्ड फंड मतलब जो कि नोटिफाइड है उसके अंदर दिया होगा तो 50% मिलेगा। लॉ के अंदर जो हमें बता रखा है उस पर 50%, इसके अंदर नहीं है। बेसिकली हम अगर पढ़ें इसके अंदर तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, या किसी मंदिर मस्जिद इन सब के रिनोवेशन के लिए दिया तो 50% लिया। चार ही कैटेगरी होती है बेसिकली, कुछ कुछ कैटेगरीज में से अब हट चुकी है। मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन कितना मिलेगा? 10% ऑफ जीटीआई। जीटीआई क्या है? आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालना है? एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको निकालना है डिडक्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको सारे डिडक्शन माइनस कर देने। 80C से 80U तक, सिर्फ 80G नहीं माइनस करना। 80C से 80U तक आपने सारे माइनस कर दिए। उसके बाद जो पैसा बचा सच इनकम, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी ऐड कर देना है। और ये वाली जो इन सेक्शन के अंदर जो इनकम आती है वो भी ऐड कर देना है। उसका जो अमाउंट बनेगा उस पर 10% का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कैश डोनेशन करा है, अगर 2000 से ज्यादा का कैश डोनेशन है तो कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। 2000 या 2000 से कम तक है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जीजीबी और जीजीसी भी काफी बड़े डिडक्शन है। जीजीबी अब बात करता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, कंट्रीब्यूशन इंडियन कंपनी ने करा है। ध्यान रहे, अगर इंडियन कंपनी कर रही है तो जीजीबी
और अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है किसी चीज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन इंडियन कंपनी नहीं कर रही, यानी कोई इंडिविजुअल कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो उस केस में इट इज जीजीसी। जीजीसी का सी से ध्यान रखेंगे, सी से कंपनी नहीं कर रही। कंपनी नहीं कर रही है तो कितना डिडक्शन लगने वाला है, कंपनी नहीं कर रही है तो डिडक्शन आपका लगेगा, तब भी डिडक्शन मिलेगा आपको, 100% मिलेगा डिडक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जीजीबी लिखोगे बिजनेस के केस में, सीसी लिखोगे कंपनी नहीं है के केस में। एटीआई ए, एटीआई बी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जेजेए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उस केस के अंदर है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसका भी हम डिडक्शन, उसको हम प्रोसेस करते हैं, यानी हमने ऐसा कोई प्लांट लगा रखा है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करता है, तो उस केस के अंदर भी हम डिडक्शन ले सकते हैं एटीजेजे के अंदर। ये इतने इंपॉर्टेंट डिडक्शन नहीं है, आपको मेजर पार्ट पे फोकस करना है क्योंकि एग्जाम आपके काफी ज्यादा नजदीक है। कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा बिजनेस, ये पीजीबीपी के अलावा अगर आपके पास कोई भी इनकम है, तो ये सारी डिडक्शन इससे कभी भी सेट ऑफ नहीं होने वाले, क्योंकि वो इनकम गवर्नमेंट के पास सीधे पहुंचती है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनीज, कंपनी की टैक्सेबल इनकम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन 30 to 35 के अंदर हमने क्या करा था, एक्सपेंस अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर 30 to 35, रेट्स रेंट रिपेयर इंश्योरेंस हमने पढ़ा था बिल्डिंग के केस में 30 में, और प्लांट एंड मशीनरी में 35 31 के अंदर डिडक्शन मिलता है। 32 का हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स हम पढ़ चुके हैं, ये वाला इन सब में कुछ नहीं करना, हम ये सब कवर कर चुके हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन हो चुका है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये 35 ए बी जो आपको बताया था टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस का, इससे कैसे ध्यान रखेंगे, अब्बा फोन आया, अब्बा फोन आया यानी टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस से ध्यान रखेंगे इसे। सीसीसी सीसीडी हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है नया। डीडीए भी हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है खत्म हो चुका है। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन ये चैप्टर भी काफी बड़ा था, इंपॉर्टेंट था, ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे वो बिल्कुल भी टाइम नहीं कंज्यूम करेगा, जल्दी रहेगी। अगर आपके पास समय कम है तो आप वीडियो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर करें। अगर कोई डाउट आ जाए तो कमेंट भी जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।